आपकी बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 7 है, बट ये चैप्टर का मोहताज नहीं है टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं IAS। किसी भी चैप्टर में किसी भी बुक में किसी भी चैप्टर के नाम से हो सकता है। इन्वेंट्री, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन वगैरह होती हैं चीजें, ये क्या होती हैं। IAS 2, अगर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को मतलब ऑडिट कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है और उसको प्रॉब्लम आ गया है कि इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है, कौन सी अमाउंट लिखनी है, किस वैल्यू पे लिखनी है, अगर वो इन्वेंट्री का मसला है तो वो IAS 2 ओपन करेगा और वहां जाकर देखेगा कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को देखेगा कि जो मैं चाहता हूं वो किस जगह पर अवेलेबल है, और वहां से जो उसने बताया होगा वैसे ही अकाउंटिंग उसकी कर ले। तो किसकी अकाउंटिंग ये सिखाएगा हमें? इन्वेंट्री की। अच्छा, इसमें क्या सीखेंगे हम? स्टॉक खरीदेंगे तो कैसे डील करना है, बेचेंगे तो कैसे डील करना है, खराब हो जाएगा तो क्या करना है, चोरी हो जाए तो क्या करना है, कीमत मार्केट में कम हो जाए तो क्या करना है, ये सब कुछ आपको IAS 2 सिखा देगा। तो इन्वेंट्री बेसिकली ये तो आपको पता ही है ना, स्टॉक को कहते हैं जिस चीज का बिजनेस है। हम ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बिजनेस। तो इन्वेंट्री जो हम पढ़ेंगे वो दो तरह से होगी, एक पूरी डिटेल हमारे सिलेबस में है और एक बस हिंट है। डिटेल वाली इन्वेंट्री वाला बंदा है रिटेलर। रिटेलर वो बंदा है जो इन्वेंट्री खरीदता है और उसी हालत में बेच देता है, कोई उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता। एक होता है मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है जो जिस हालत में खरीदता है वो उसको बिगाड़ के बेचता है, ट्रांसफॉर्म करके बेचता है। जैसे अगर आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी खरीद के बेचते हो, तो आप जिस हालत में खरीदोगे उसी हालत में बेच दोगे। हां, आप ऊपर प्राइस टैगिंग कर सकते हो, अपना नाम प्रिंट कर सकते हो, लेकिन उसकी जो असल हालत है वो चेंज। एक फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा? लकड़ी खरीदेगा, क्या उसको लकड़ी की हालत में बेच देगा? नहीं, उसे बेड बनाएगा, चेयर बनाएगा, टेबल बनाएगा, उसको ट्रांसफॉर्म करके बेचेगा। एक कोई प्लास्टिक के टॉयज बेचता है, वो जब रॉ मटेरियल होगा तो वो प्लास्टिक एक रॉ प्लास्टिक टाइप होगा, लेकिन जब बेचेगा तो कुछ इस तरह से टॉयज बनाकर बेचेगा। तो मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट कुछ और है और रिटेलर की इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट कुछ और है। मैन्युफैक्चरर की जो इन्वेंट्री होती है वो एक फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल होती है। रॉ मटेरियल भी उसकी इन्वेंट्री होता है, वर्क इन प्रोसेस भी इन्वेंट्री होता है और फिनिश्ड गुड्स भी इन्वेंट्री होता है। जो रॉ मटेरियल का लफ्ज है वो यहां पर एक लफ्ज वो सप्लाईज भी इस्तेमाल करेगा, रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज। ये चीज क्या है? सबसे पहले इन्वेंट्री को जब हम डील करेंगे तो आपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठाएं पहले, क्या है ये? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? हमने ऑडिट करने गए एक जगह पे, हमने कहा जी बताओ आपका क्लोजिंग स्टॉक किधर है, मैंने देखना है। आप कहीं लिखा होता है फाइनेंस स्टेटमेंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक? कहां पे? करंट एसेट के अंदर। मैंने कहा जी क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ। उसने कहा जनाब अज्यूम करते हैं फर्नीचर का बिजनेस है। उसने कहा ये देखो इधर, यार बात ही नहीं करते। मैंने सर फाड़ दिया, बिल्कुल ही नहीं। इतना बड़ा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए अगर मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर फिर भी आपने किसी तरीके से कर लिया तो फिर वो आपकी हिम्मत है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ना हो ऐसा। देखिए ना, जब आप बात नहीं सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा।
ऐसे भी मैंने अब ना ये लिखवाना है आप लोगों से भी बोर्ड पे, दोबारा वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जो आज पढ़ाऊंगा या तो एक टेस्ट होगा छोटा सा आपका, या फिर बोर्ड पे लिखवा दो, ठीक है। अच्छा, हम गए तो उसने कहा जनाब मेरे पास ना कोई 5 मिलियन का स्टॉक पड़ा हुआ है। हमने कहा दिखाओ किधर है। ऑडिट का यही मतलब होता है ना, जांच पड़ताल करना चाहिए। हमने कहा बताओ किधर है। उसने हमें दिखाया चेयर्स पड़ी थी, टेबल बन के पड़ी हुई थी। हमने कहा ये देखो। हमने चेक किया, अंदाजा लगाया, या एक एक्सपर्ट को बुलाया, वो कहता नहीं ये 5 लाख का नहीं, ये तो 3 लाख का। उसने कहा यार ये तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश्ड गुड्स हैं, ये तैयार शुदा हैं। इधर आए जरा, हमारा रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ है। अब रॉ मटेरियल किस फॉर्म में पड़ा होगा? लकड़ी पड़ी होगी, ये जो फोम इस्तेमाल होती होगी उसके अंदर वो पड़ी होगी, कोई कपड़ा जो इस्तेमाल होता है, कोई और मटेरियल पड़ा होगा, वो रॉ फॉर्म में पड़ा होगा। कहता है ये भी तो पड़ा हुआ है, ये भी तो हमारा स्टॉक है। IS2 कहता है कि आपका स्टॉक, मैन्युफैक्चरर का स्टॉक 3 टाइप का है। फिर उसने कहा ये देखिए इधर है, ये कुछ फ्रेम बन गए, मतलब ढांचे बन गए, लेकिन अभी इधर फाइनल तैयार ना वो रॉ मटेरियल है ना वो फिनिश गुड्स है। उसे क्या बोलेंगे? वर्क एंड प्रोसेस। अब वो कहते हैं होता भला क्या है कि हमने ये देखना होता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सही लिखी हुई है या नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे? हम जाकर उसका जितना रॉ मटेरियल पड़ा हो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, जितना इन प्रोसेस में पड़ा हुआ है उसकी भी वैल्यू, और जितना तैयार पड़ा हुआ है उसकी भी वैल्यू। ये सोल्ड नहीं है, ये अनसोल्ड है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कौन सा होता है? जो अनसोल्ड होता है, जो आपके पास मौजूद होता है। तो मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री जब भी कैलकुलेट होगी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोसेस, इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और होगा क्या? बहुत सारी और भी चीजें पड़ी होंगी। क्या सबको काउंट कर लूं या सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किसे कहते हैं? जिसका हमारा बिजनेस है, जो रूटीन में हम सेल परचेज करते हैं। तो इन्वेंट्री बेसिकली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ जी, उस दौरान जो अब ये साल के दौरान रॉ मटेरियल होगा उसका स्टॉक नहीं है, वो तो परचेज होता है, वो तो परचेज डेबिट होता है ना, वो स्टॉक में तो नहीं। फिनिश्ड गुड्स को मतलब हम बना रहे हैं, जो चीज बन के बिक गई वो बना के पड़ी हुई है, जो पड़ी हुई है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। जो अनसोल्ड रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, इन प्रोसेस में कोई चीज अवेलेबल है, नहीं मतलब अगर साल के एंड पे हम देखते हैं ना कि स्टॉक है कि नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट साल से पहले बने पड़े हैं। देखिए ऑडिट कब होगा, किस डेट का होता है? एक डेट का होता है। हमने इस डेट को देखना है बस। पोजीशन एज एट December 15 कितना स्टॉक है, उससे पहले जो कुछ मर्जी पड़ा है उस दिन कितनी एग्जिस्टेंस है। ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है जिस चीज का हमारा बिजनेस है, अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो ये हमारा ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आएगा। और अगर हम रिटेलर हैं तो रिटेलर वाला बंदा क्या होगा? जो उसने खरीदा, परचेज एंड सेल करने के लिए जो ऑर्डनरी कोर्स में चल रहा है, वो जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसका, वही उसका क्या कहलाएगा? जो उसका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वही स्टॉक इन्वेंट्री। अब सॉरी, जो खरीदता बेचता है जो स्टॉक, उसकी बात कर रहे हैं। जिस स्टॉक को वो खरीदता बेचता है और आपके पास वो पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, वही आपका स्टॉक होगा। नेक्स्ट एक लफ्ज आएगा गुड्स इन ट्रांजिट। हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं से हमें पेपर में सवाल आ जाए कि बताओ गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का पहले मतलब, रास्ते में गुड्स है ना, बायर के पास है इस टाइम, ना सप्लायर के पास है, सड़कों पर है, राइडर के पास है। तो वो स्टॉक राइडर का तो हो नहीं सकता, वो तो सर्विस दे रहा है। वो स्टॉक सेलर का होगा या बायर का होगा। सवाल ये है, आप देखिए एक बंदा है सेलर, यहां से चीजें जा चुकी हैं, यहां पर बैठा है बायर और चीजें यहां पर फिर रही थी, और ईयर एंड हो गया। और ये किस दिन की बात हो रही है? दिसंबर 25 की, दिसंबर 25 की।
दिसंबर 25 को ये वाली गुड्स ना बायर के पास है ना सेलर के पास है, इन ट्रांजिट है, राइडर के पास है। और ये ना गुड्स का वैसे तो एक दिन भी लग सकता है, ये एक एक महीना भी लग सकता है, 3-3 महीने भी लग सकते हैं। अगर आप चाइना से अपनी गुड्स मंगवाते हो ना तो 2-3 महीने नॉर्मली लग जाते हैं, और अगर कोई मसला आ जाए तो ज्यादा टाइम भी लग जाता है। अब वो देखते हैं कि जो इन ट्रांजिट गुड्स हैं वो कौन बंदा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टॉक के तौर पर लिखेगा, जिसका रिस्क एंड रिवार्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ये डिपेंड करेगा कि ये गुड्स उस बंदे की होंगी जिसको इसका रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए। इसकी पोजेशन नहीं देखी जाएगी, लीगल फॉर्म भी नहीं देखी जाएगी, इकोनॉमिक रियलिटी देखी जाएगी। और इकोनॉमिक रियलिटी क्या होती है? वो कहता है ये बायर का स्टॉक होगा अगर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए बायर को, और अगर ट्रांसफर नहीं हुए बायर को रिस्क एंड रिवार्ड तो ये सेलर। पता कैसे चलता है कि रिस्क एंड रिवार्ड बायर की जिम्मेदारी होगी? अगर बायर ने इसकी इंश्योरेंस करवाई है, इसका मतलब है बायर का हो गया, बायर ने इसका कैरेज पे किया है, पे कर दिया है, या उसकी जिम्मेदारी है, उसका कैरियर है, हो गया बायर का स्टॉक। अब उसका दरमियान में नुकसान हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी बायर की बनेगी, तो स्टॉक भी फिर किसका है? बायर का है। बायर का कंट्रोल है, रास्ते में वो फोन करके कह दे कि यार इसको देकर आ जाओ, इसको बेच दो, और अगर उसके पास ये राइट है तो फिर भी रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया। मतलब कंट्रोल अगर आ गया है ना, जिसका कंट्रोल है उसके ऊपर, स्टॉक उसका है। कंट्रोल भी रिस्क एंड रिवार्ड वाला, कंट्रोल भी पोजेशन वाला नहीं, रिस्क एंड रिवार्ड वाला कंट्रोल। मिसाल के तौर पर हम एक गाड़ी लेते हैं किराए पे, पोजेशन हमारे पास आ गई, लेकिन उसको हम छेड़ नहीं सकते, मतलब उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसको अपनी मर्जी से उसके ऊपर चला सकते, बस रिस्ट्रिक्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मतलब है? रिस्क एंड रिवार्ड हमारे नहीं। एक गाड़ी हम लेते हैं किस्तों पे, वो भी रेंटल ही होता है। अब वो कहता है आप मुझे किस्तें दे दें, गाड़ी अब आपकी है। अब हम उसके ऊपर जो मर्जी लिखवाएं, उसकी जैसे मर्जी डिजाइनिंग करवाएं, उसको दिन में चलाएं, रात को चलाएं, उसका कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब है रिस्क एंड रिवार्ड अब हमारे। तो गुड्स इन ट्रांजिट भी किसकी गुड्स है? कहता है गुड्स इन ट्रांजिट इज द स्टॉक ऑफ द बायर इफ रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर टू द बायर। ये अंग्रेजी समझ लगी? चले मैं अंग्रेजी आपको वेरीफाई करवा देता हूं। आए जरा पहले यहां एक छोटी सी लाइन पढ़ ले, एक ही लाइन बस। पढ़ने का तरीका मतलब बता दिया मैंने, बाकी आप जो आप पढ़ो आपको उसका मतलब साफ साफ पता हो, बस पीआरसी इतने से पास हो जाता है। इन्वेंट्री रिप्रेजेंट अनसोल्ड स्टॉक लाइंग विद दी, it is the most important tangible current asset of an entity in the financial position। most important है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो जाहिर सी बात है ये है तो बाकी सारी स्टेटमेंट है। अगर ये ना हो, सेल ना हो, परचेज ना हो, नॉन करंट एसेट ना हो, कुछ भी ना हो, बस इतना ही यहां से देखना है। अभी इसको यहां पर आए, पहले इन्वेंट्री की डेफिनेशन देखें। पहले ये दो चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं। Inventory are assets held for sale in the ordinary course of business। held का मतलब क्या है? पड़ी है, किस मकसद के लिए पड़े हुए? लेकिन देखें सेल के लिए आपके पास दो चीजें भी हो सकती हैं। कोई और आपका नॉन करंट एसेट भी सेल पे लगा हुआ है, आपने लगाया हुआ है, वो नहीं, कौन से वाला? जो आप रूटीन की चीजें बेचते हो, और वो क्या चीज है? finished। in the process of production for such sale, work in process in the form of material and supplies to be consumed in the production process या rendering the services, मतलब raw material या supplies। ये उसने इन्वेंट्री की डेफिनेशन बताई। इन्वेंट्री वो चीज है। अच्छा आप कहेंगे सर यहां तो रिटेलर वाली बात नहीं लिखी, ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये रिटेलर ही है, ये रिटेलर का भी है और मैन्युफैक्चरर का भी है, क्योंकि उसके लिए तो फिनिश गुड्स भी वही है, उसकी फाइनल प्रोडक्ट वही है। गुड्स इन ट्रांजिट पे है। गुड्स इन ट्रांजिट आर आल्सो कैटेगराइज एज इन्वेंट्री ऑफ द बायर।
कब, वेयर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। अगर कंट्रोल कौन सा कंट्रोल बोला, रिस्क एंड रिवॉर्ड। आगे वो एक्सप्लेन करता है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ काउंटिंग एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज इकोनॉमिक कंट्रोल रादर देन फिजिकल पोजेशन। कहता है फिजिकल पोजेशन को नहीं देखना, इकोनॉमिक कंट्रोल को देखना है। फिर दोबारा वो बात कर रहा है, व्हेन एन एंटिटी परचेज इन्वेंट्री द आइटम इज इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री इवन इफ द परचेजर डज नॉट हैव फिजिकल पोजेशन ऑफ दोज गुड्स। कहता है चाहे उसके पास अभी चीजें नहीं पहुंची फिजिकली, फिर भी उसकी इन्वेंट्री हो जाएगी अगर कंट्रोल ट्रांसफर हो गए। और अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुए तो फिर इन्वेंट्री भी उसकी डन। इन्वेंट्री की डेफिनेशन और गुड्स इन ट्रांजिट, अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर इन्वेंट्री किसकी हुई, राइडर की या सेलर की, फिर सेलर की। रिस्क ट्रांसफर नहीं हुए तो सेलर, ट्रांसफर हो गया तो बायर। सी ऑप्शन, बीटा, ये ऑप्शन नहीं है एबीसी, ये पूरी डेफिनेशन है। ये जो ए है ये मैन्युफैक्चरर के लिए भी है और रिटेलर के लिए भी है, और ये पूरी डेफिनेशन सिर्फ इन्वेंट्री की डेफिनेशन है। ये ऑप्शन नहीं है कि ए ऑप्शन ठीक है या बी ऑप्शन ठीक है, ये इन्वेंट्री की डेफिनेशन है कि इन्वेंट्री आपकी फिनिश गुड्स हो सकती है, रॉ मटेरियल सप्लाईज हो सकती हैं और वर्क इन प्रोसेस हो सकता है। चलें जी नेक्स्ट आए, जरा वापस चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। चीजें अब हाईलाइट करना शुरू कर दें क्योंकि हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड की चीजें मैं आपको बताता जाता हूं। जहां भी लफ्ज मेजरमेंट आएगा ना, याद रखें वो उसकी वैल्यू की बात करेगा, उसकी अमाउंट की बात करेगा। जहां पर भी लफ्ज मेजरमेंट आएगा वो किसकी बात करेगा, उसकी वैल्यू की बात करेगा। एक लफ्ज रिकग्निशन आता है, वो हम IAS 16 में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो मेजरमेंट का ताल्लुक किसके साथ है, अमाउंट के साथ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो कहता है बताओ मैंने इन्वेंट्री खरीदी कराची से, 10,000 रुपए की इन्वेंट्री मुझे मिली 10,000 से वहां पर, और 2,000 का मुझे किराया लग गया, तो इन्वेंट्री मेरी 10,000 की हुई या 12,000 की, 12,000 की हुई। तो मैं कहूंगा कि मैं अपनी इन्वेंट्री 12,000 पे मैयर हो गई। मैयर का मतलब उसकी वैल्यू फाइंड हो गई। तो मेजरमेंट का ताल्लुक किसके साथ है, अमाउंट के साथ, वैल्यू के साथ। तो कहते हैं इन्वेंट्री की कौन सी अमाउंट हम लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। कहता है मेरे भाई दो स्टेजेस हैं, आप किस स्टेज की बात कर रहे हो। एक को हम कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट, जब खरीद के लाएंगे तो कौन सी अमाउंट लिखेंगे, इनिशियल मेजरमेंट, ठीक है। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अब इन दोनों में फर्क देखें। मैंने इन्वेंट्री खरीद के लाया, उसको जिस वैल्यू पे लिखूंगा उसके पीछे इनिशियल मेजरमेंट की बात हो रही होगी। अब साल गुजर गया, मेरे पास वो अनसोल्ड पड़ी हुई है इन्वेंट्री, अब मैं उसकी कौन सी वैल्यू लिखूंगा, उसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। खरीद के लाऊंगा तो किस वैल्यू पे लिखूंगा, और जो पड़ी हुई है अनसोल्ड, वो जो पहले की खरीदी हुई है, उसको जिस वैल्यू पे लिखूंगा उसे क्या बोलूंगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। कि उसको किस वैल्यू पे लिखूंगा, तो इनिशियल मेजरमेंट होती है एट कॉस्ट, इसे इनिशियल मेजरमेंट या ओरिजिनल, इनिशियल मेजरमेंट या ओरिजिनली किस पे रिकॉर्ड करेंगे, एट कॉस्ट पे। सब्सिक्वेंट किस पे करेंगे, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। जब खरीद के लाऊंगा तो उसकी कॉस्ट पे लिखूंगा, और पड़ी हुई इन्वेंट्री को किस पे लिखूंगा, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये पता है बस,
आज भी अगर आपका कोई जान पहचान वाला है ना, आप उससे पूछना, अच्छा बड़े भाई छोटे भाई बताएं कि इन्वेंट्री को किस पे लिखा जाता है, वो फौरन बोलेगा बगैर सोचे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। वो ये नहीं पूछेगा इनिशियली या सब्सिक्वेंटली। लेकिन पेपर में बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता। उसमें आपने देखना है कि वो इनिशियल पूछ रहा है, साइलेंट हो या सब्सिक्वेंट हो, तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। साइलेंट से क्या मुराद है, बताओ इन्वेंट्री किस पे मेजर करनी है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। बताओ इनिशियली या ओरिजिनली इन्वेंट्री किस पे मेजर करनी है, साइलेंट हो, हाँ जी, एनआरवी 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 समझ लगी? ओके गुड। अभी सिर्फ दो बातें सीखी हमने। इन्वेंट्री को शुरू में किस पे रखना है, जब खरीद के लाएंगे तो कॉस्ट, सब्सिक्वेंटली जब अनसोल्ड पड़ी रह जाएगी, अगर नहीं बिकी तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। क्या है एनआरवी? साइलेंट होगा तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, अच्छा एनआरवी को अभी बाद में, पहले कॉस्ट, सीक्वेंस लेकर चलते हैं ना। पहले कॉस्ट, अब तो को कॉस्ट का भी नहीं पता, आप एनआरवी पे पहुंच गए, पहले कॉस्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट। अच्छा पहले तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है कॉस्ट की, पता है क्या है? कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन। याद आया? तीन ही बातें बताते होते हैं, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन पेड या गिवन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट। हाँ जी, लेकिन इसकी कॉस्ट की डेफिनेशन वही है। मैं बताने लगा हूं कि इसमें कॉस्ट में क्या क्या आएगा। अगर आप हो रिटेलर, हमारे सिलेबस में है ही रिटेलर, लेकिन मैं थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर भी बताऊंगा। अगर आप रिटेलर हो तो जितने परचेज प्राइस, जितने की आप चीज खरीद के आओगे ना, परचेज प्राइस या लिस्ट प्राइस, उसमें से लेस कर देना डिस्काउंट एंड रिबेट। अच्छा डिस्काउंट तो पता है ना, जो पैसे हमें कम हो जाएंगे चाहे किसी भी किस्म का डिस्काउंट हो। रिबेट होता है पैसे रियायत दे देना, छोड़ देना। अगर मैं नॉर्मल बताऊं ना कि अगर हमने कोई बिल बनवाया डिस्काउंट वगैरह के बाद, बिल बन गया 502 रुपए, अगर वो बंदा 2 रुपए छोड़ दे तो ये रिबेट है। 2 रुपए छोड़ेगा वो, हम खरीदने गए, हमने 500 देना, अगर टॉफी दे देगा तो ठीक है ले लेंगे। ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया जा रहा, बायर के पॉइंट। वो तो हमारे पैसे अगर बच जाएंगे तो वो टॉफी देगा, तो वो तो रियायत में होगी ना। अच्छा इसके बाद ऐड करेंगे, बहुत मिनिमम सी चीजें लिखेंगे। इसके अंदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड होते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर देते हैं। वो जीएसटी नहीं लिखा होता, और अगर वो नॉन रिफंडेबल हो तो वो भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। इसका एक और नाम भी है अनएडजस्टेबल टैक्सेस, अनएडजस्टेबल टैक्सेस। अगर परचेज प्राइस वो उसने लिखा हुआ है कि इसकी रिटेल प्राइस 700 है और आगे दरमियान में छोटा सा लिखा होता है 100 रुपए जीएसटी है, तो 800 रुपए की वो चीज बन जाती है। ये जो टैक्स, इसके नाम में लिख देता हूं, वो सेल टैक्स के नाम से भी आ सकते हैं, ये इंपोर्ट ड्यूटी। किसी के लफ्ज के साथ ना लफ्ज ड्यूटी आ जाए ना, वो टैक्स होता है। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्ट्राई ड्यूटी, किसी भी चीज के साथ लफ्ज ड्यूटी आ जाए ना, वो टैक्स ही होता है। कल को फिर पूछने कि ये क्या होता है, वो टैक्स ही होता है। डिफरेंट नाम है उसके, फेडरल एक्साइज ड्यूटी कुछ नाम है, कुछ सूबे लेते हैं टैक्स, कोई फेडरल गवर्नमेंट ले रही होती है, तो इस वजह से उन टैक्सेस के उन्होंने नाम रख दिए। तो कोई भी टैक्स हो, अगर वो रिफंडेबल है तो इग्नोर करेंगे, और अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो उसकी एसेट की कॉस्ट के अंदर, इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर ऐड करें। उसके बाद अच्छा ये हम ना कोशिश करेंगे कि साथ साथ याद कर लें। उसके बाद ट्रैवलिंग कॉस्ट ऐड करेंगे,
कैरेज इन, अच्छा वो मैं बताता हूं, जब लिख एक दफा लिस्ट लिख ले, हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। कैरेज इन, ये जो कैरेज है ना लफ्ज, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ट्रांसपोर्ट के लिए। कैरेज इन है, पता है ना, खरीदने पे। इसके और नाम क्या हो सकते हैं? ट्रैवलिंग, इसके इधर नाम लिख लेते हैं, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, साइलेंट हो तो कैरेज इन समझा जाता है। उसके बाद फ्रेट, कोई भी इस तरह का नाम हो जाए जो ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी एसेट की कॉस्ट में, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाए। अब देखिए सपोज है उसकी असल कीमत थी 1000 रुपए, हमें कोई 200 का डिस्काउंट मिल गया तो माइनस कर देंगे। अच्छा ये ना मैंने कैरेज के नाम लिखे हैं, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट। उसके बाद नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और रिफंडेबल का चलो डिफरेंस बता देता हूं। जो रिफंडेबल होते हैं ना या एडजस्टेबल, आज वो टैक्स खरीदते वक्त पे कर देते हैं, कल को जब हमें टैक्स बनता है हमारा असल में सेल प्रॉफिट के ऊपर, तो एफबीआर हमें कहता है कि अगर आप रजिस्टर्ड बंदे हो ना, तो जितने भी आपने टैक्स दिए हुए हैं वो पहले माइनस कर लें। एंड पे क्या होगा, जैसे अगर हम एज अ सीए स्टूडेंट देखें, हमारी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। मिसाल के तौर पर हमारी इनकम का टैक्स लग गया 1 लाख रुपए, वो हमसे पूछेगा कि यार आपने कौन कौन से टैक्स दिए हुए हैं। कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो अनएडजस्टेबल होते हैं, कहते हैं वो दे दिए खत्म, उसका कोई चक्कर नहीं है। और कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो एडजस्टेबल होते हैं, जैसे आप लोग जो कार्ड इस्तेमाल करते हो ना, मोबिलैंक का या ये वगैरह, इनकी ना टैक्स स्टेटमेंट आपको मिल सकती है अगर आप जाओ ना ऐप के ऊपर, तो इसके ऊपर जितने भी हमने टैक्स दिए होते हैं ना, वो हमें रिफंडेबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। मतलब जब 1 लाख हमारा टैक्स निकलेगा ना, जो जो टैक्स हमने दिए हुए हैं जो कि एडजस्टेबल है वो माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर वो एडजस्ट होने वाले हुए तो वो इग्नोर कर देंगे, उनको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो तो वापस मिल जाने हैं, और जो वापस मिलने ही नहीं वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। मतलब जो अनएडजस्टेबल हो या नॉन रिफंडेबल हो। मतलब इसका और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक चीज खरीदी 100 रुपए की, उसके ऊपर 10 रुपए मैंने टैक्स दिया, तो वो चीज मैं कितनी लेकर आ गया? 110 रुपए की। कल को ये 110 वाली चीज मैंने 150 रुपए की बेच दी, मेरा टैक्स बन गया इसके ऊपर 30 रुपए सपोज, या 20 रुपए कर लेते हैं, 15 रुपए कर लेते हैं, 15 का टैक्स मेरा बनता है। अब मैंने कहा यार मैंने जब ये चीज खरीदी थी तब भी 10 रुपए का टैक्स दिया था, अब मैं बेच रहा हूं तब भी दोबारा उसी चीज के ऊपर दोबारा टैक्स दे रहा हूं, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी। वो कहता है नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, आप अपनी इनकम पे टैक्स दें, आपने जितना 10 रुपए दिया हुआ है ना वो पहले निकाल लें, एडजस्ट कर लें, बाकी कितना टैक्स दे दें। तो एक्चुअल में टोटल टैक्स कितना पे कर रहा है? 15 रुपए। 10 रुपए पहले पे कर दिया था और 5 आज। वो जो पहले 10 पे किया था वो उसकी इनकम का टैक्स था या परचेज का टैक्स था? इनकम का, क्योंकि वो इनकम का टैक्स कितना बनता है? 15। जो 10 दिया था वो इनकम का टैक्स मान लिया गया, टोटल 15 ही दे रहा है। वो जो 10 वाला है वो एडजस्ट हो गया, या दूसरे लफ्जों में उसको रिफंड हो गया। असल उसने टैक्स टोटल कितना दिया? 15 रुपए, और वो ये वाला है, तो पिछला टैक्स उसको वापस हो गया, तो वो 25 रुपए नहीं देगा, कितना देगा? 15 रुपए। अगर एडजस्ट हो गया, और अगर अनएडजस्टेबल हुआ, वो कहता वो 10 है वो गया, ये 15 अलग से दो, वो 10 फिर एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल। उसके बाद इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये भी ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का पता है ना, रास्ते में गुड्स हमने खरीदी, कहीं रास्ते में खराब ना हो जाए, उनकी इंश्योरेंस करवाई, वो भी ऐड कर देती हैं। एक और चीज होता है उसे बोलते हैं एलसी चार्जेस। अगर एलसी चार्जेस का पूरा मतलब देखते हैं तो इसे बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ, अच्छा जी लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? किसी को पता है? एलसी आइडिया होगा किसी के, अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो बंदा,
पाकिस्तान के अंदर ना, अब पता तो होगा आपको कि पाकिस्तान के अंदर एक दफा डॉलर खत्म हो गया तो एलसी बंद हो गया। वो कहते जी एलसी बंद है इसलिए बाहर से चीजें अब आ ही नहीं रही। इसका मतलब ये होता है कि जब हम बाहर से चीजें इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करें, अभी तो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, खरीद रहे हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए ना क्या उसे हम जिसके ऊपर बाबा कायदे से बना होता है वो पैसे देते हैं या कोई और करेंसी देते हैं? उस करेंसी को खरीदना पड़ता है। और अगर वहां पर, इसलिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, उसे बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी अकाउंट। अब हम रुपीज उनको देंगे, वो हमारे अकाउंट में डॉलर ट्रांसफर कर देंगे और वो डॉलर हम जिसको पे करने हैं उसको पे कर देंगे। मुल्क के अंदर जब डॉलर खत्म हो जाते हैं ना तो हमारी इंपोर्ट बंद हो जाती है, इसलिए हमें बाहर से फिर कर्जा लेना पड़ता है। ये जो कर्जा हम लेते हैं ना बाहर के मुल्कों से, इसका ताल्लुक सिर्फ इतना होता है कि हमारे बैंकों के पास डॉलर आ जाते हैं। फिर किसी ने अगर इंपोर्ट करना हो तो इसलिए कहते हैं बार बार यार इंपोर्ट कम करो, इंपोर्ट कम करो। क्यों? क्योंकि हमें बाहर की करेंसी ना खरीदनी पड़े, हमारे बाहर की करेंसी की डिमांड ही ज्यादा ना हो। तो हम जितनी ज्यादा इंपोर्ट करेंगे हमें बाहर के डॉलर खरीदने पड़ेंगे, और डॉलर खरीदेंगे तो फिर डॉलर खत्म हो जाएंगे। डॉलर बढ़ते कैसे हैं मुल्क के अंदर? एक्सपोर्ट करने से। हम लोगों को अपनी चीजें देंगे, वो हमें डॉलर देंगे, हमारे मुल्क के अंदर डॉलर आएंगे, वो हमें रुपीज दे देंगे। रुपीज का कोई इशू नहीं है, मसला डॉलरों का साथ। अभी कोशिश तो जारी है कि किसी न किसी तरीके से डॉलर की सेल परचेज खत्म हो जाए। ये जो लोग आते हैं ना, ये जो गोरे हैं जिसे हम बोलते हैं, ये इनका बहुत शैतानी दिमाग होता है। अभी एक तो शैतानी सूरत इनकी नजर आ गई है, मैं तो दिमाग माउफ नहीं हो जाता जैसे कि बंदे करना देखा भी नहीं जा सकता। कुछ भी है लेकिन वो बहुत शैतान है ये, मतलब अल्लाह ताला ना दूरी रखे ऐसे लोगों से। अब मजे की बात यह है कि आपने मलाला यूसुफ को जानते हैं थोड़ा बहुत? उसको ना एक ऐसे छोटा सा उसने खत लिखा तो भी पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स की तंजीमें आ गई कि जनाब आपने एक लड़की को थ्रेट है फलाना ढिमकाना, और उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, एक जी छोटी सी बच्ची को और आपने जुल्म कर दिया, हालांकि सारे का सारा एक फ्लैग ऑपरेशन था। आज जो ये चीजें नजर आ रही हैं, इस वक्त तक ना ह्यूमन राइट्स या दुनिया वालों ने ना जिन जिन लोगों का क्लियर नाम आ गया ना उसको खत्म कर देना चाहिए था, चीर फाड़ के साइड पे कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं। वो ऐसे ढीठ हो गए, वैसे बैठे हुए सोशल मीडिया पे। अब ना ह्यूमन राइट्स के लोग बोलते, ये ना हमारे कोई भी नहीं बोल रहा, बस ऐसी डिस्कशन में है। ह्यूमन राइट्स के लोग, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो छोटी छोटी, ये जो जितनी भी तंजीमें हैं ना 99% ना इन शैतानी लोगों की होती है। उन्होंने सिर्फ पैसे देके, अब ये जो क्रिप्टो की इन्वेंशन है उन्होंने बता तो दिया है। कोविड का जो आया सारा, आपने शायद इसको सुना हो, जो सदर कजाफी था, सदर कजाफी की तकरीर है, वो खुद कहता है कि ये ना खुद पहले वैक्सीन बनाएंगे, बाद में एक बीमारी इंट्रोड्यूस करेंगे, और अब ये चीज आ भी गई है। कोविड की जो बीमारी उन्होंने फैलाई है वो एक खुद डेवलप की हुई बीमारी थी, लोग चाइना को कहते रह गए, फैलाई हुई इनकी थी। और ये पता नहीं किस तरह से सोचते हैं, हम तो वैसे ही गुड्डियां उड़ाने पे लगे हुए हैं। हमारा तो ये हाल ये है, हमारा ये सोचने का मयार है कि लोग पागल हुए हुए तो गुड्डियां उड़ाते हैं। ये है क्या? मैं ये नहीं कहता कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं तो इस पर हूं ही नहीं ना। हमें इन्होंने इन फजूल कामों के पीछे लगा दिया। आपकी सोच है, अभी मैं जब देखता हूं ना तो आप तो यकीन जाने इन गेम्स वगैरह से दिल उठता जा रहा है कि यार ये तो हम किस काम में पड़े हुए हैं, हमारा आने का मकसद कोई और है। और ऐसे ही मैं वो मैप था, वर्ल्ड मैप, उसके ऊपर मैं जब देख रहा था ना कि ईरान का नक्शा मैं ऐसे कुछ देख रहा था ना, तो यहां पर इराक बन रहा है, यहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, यहां पर बाकी इस्लामिक मुल्क है। अमेरिका ने इन सब पर कब्जा किया हुआ, इराक पर उनका कब्जा, सूडान वगैरह पर उनका कब्जा है, अफगानिस्तान उन्होंने खत्म कर दी। तो सिर्फ एक मुल्क। और फिर भी देखें, हमें तो यहां से सबक आना चाहिए कि अल्लाह ताला पर इन लोगों का इतना यकीन है कि आज भी वो इस पर हमला तो नहीं कर पा रहे। और ये जो हमें ना, अमेरिका कुछ भी नहीं है,
सारे की सारी फसाद की जड़ इसराइल है। ये सारे का सारा जो इन्होंने एक्सपोज किया ये फाइल, ये किसने की है? इसराइल ने की है, इनको नीचा दिखाने के लिए कि अगर आप थोड़ा सा भी आगे पीछे करोगे तो हमारे पास बहुत कुछ है आपका, आप आओ तो सही तरह सामने। हर एक को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ, और जो उनके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब यही तो करते हैं। अब कुछ अर्सा पहले लीबिया या लेबनान के सदर को मार दिया था, सद्दाम हुसैन इनके खिलाफ होता था, सद्दाम हुसैन को मार। और इनके पास अभी भी इतनी हिम्मत तो नहीं है इन सब के पास, हालांकि अगर ये आज भी ना ये 4-5 मुल्क इकट्ठे हो जाए ना, कुछ अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, मार देंगे, लेकिन इनमें हिम्मत ही नहीं है, ईमान नहीं है। ईमान है तो फिर आयतुल्लाह खमीनी में नजर आता, वो एक ही बात कहता, आ जाओ, हम तो हैं मरने के लिए, आ जाओ। तो इसलिए बस कुछ ही समझ नहीं आती, अल्लाह ताला बस हमें हिदायत दे। चलें वापस आए अपनी इन्वेंट्री पे। अच्छा, इन्वेंट्री की जब वैल्यू फाइंड किया करेंगे ना, कैसे फाइंड किया करेंगे? परचेज प्राइस। इधर वापस आओ, बातें आवाज नहीं आनी चाहिए भैया किसी की। डिस्काउंट माइनस कर देंगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, कैरेज इन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और एलसी चार्जेस। कुछ और चीजें भी हैं, लेकिन आपके लेवल तक बस इतनी है। आपके लेवल में 3 चीजें ज्यादातर है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। और भी चीजें हैं जो ऐड होती हैं, लेकिन वो हमें सोचने की जरूरत नहीं। ये किसके लिए है भला? रिटेलर। अब दोबारा सुने, रिटेलर एक चीज खरीद, बल्कि सुनना क्या है, देखना है, आज दिखाता हूं मैं आपको, बल्कि अभी ना देखें, अभी वो तो देख लेना कौन सी कॉस्ट ऐड नहीं करनी। वो कौन सी कॉस्ट है जिसको इग्नोर करना है, एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करना। उसमें सबसे पहले अमाउंट आ जाती है रिफंडेबल टैक्सेस। रिफंडेबल टैक्सेस ऐड नहीं करने। रिफंडेबल का दूसरा नाम क्या होगा? एडजस्टेबल। रिफंडेबल का दूसरा नाम क्या होगा? एडजस्टेबल। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट कभी ऐड नहीं करनी। ये स्टोरेज कॉस्ट होती क्या है? स्टॉक करने की, स्टोरेज वेयर हाउस में रखने के। अच्छा, आप बातें सुन रहे हो ना, तो मेरे एक बात गौर से सुने। अब स्टोरेज कॉस्ट ना 2 जगह पर आएगी। वो कहते हैं एक खास टाइप ऑफ स्टोरेज कॉस्ट ऐड कर सकते हो। एक खास टाइप की स्टोरेज कौन सी? जो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा हो, यानी उस प्रोसेस का हिस्सा हो, स्टोर करना उस प्रोसेस का हिस्सा हो। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम ये पेन बनाते हैं, इस पेन की ना मैंने बॉडी तैयार की। वो कहता है इस बॉडी को 1 दिन के लिए स्टोर करो, उसके बाद फर्दर प्रोसेस लगेगा। अब वो जो 1 दिन का स्टोरेज है, वो तो इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, वो ऐड होगा। ऐसी स्टोरेज कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा हो, वो ऐड करनी है। एक जगह स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल की स्टोरेज कॉस्ट भी ऐड कर सकते हो। रॉ मटेरियल की स्टोरेज, इसका मतलब है बाकी स्टोरेज बच किसकी गई? फिनिश्ड गुड्स की। तो फिनिश्ड गुड्स की स्टोरेज कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं करनी। 3 बातें बताई हैं। फिनिश्ड गुड्स की स्टोरेज कभी भी ऐड, रॉ मटेरियल की ऐड कर सकते हो, रॉ मटेरियल की स्टोरेज कॉस्ट ऐड कर सकते हो, और इन प्रोसेस वाली जो स्टोरेज है वो तो ऐड करनी है। अब 3 बातें, बिल्कुल ऐड नहीं करनी, कर सकते हैं और ऐड करनी है। कौन सी ऐड करनी है? जो प्रोसेस का हिस्सा है। रिटेलर मतलब कभी नहीं करेगा। रिटेलर तो कभी भी नहीं करेगा। रिटेलर कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो प्रोसेस होता ही नहीं है ना, वो तो उसकी होती फिनिश गुड्स है। उसके बाद आ जाए स्टोरेज कॉस्ट की 3 बातें समझ लगी या लिख दूं? फिनिश्ड गुड्स क्रॉस ऐड नहीं करना। प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर स्टोरेज हो रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस में है तो ऐड, और अगर रॉ मटेरियल है मे बी एडेड और नॉट।
वो एक नेचर है कि अगर प्रोसेस, अगर आपने वैसे ही स्टॉक लेकर रख लिया हुआ है रॉ मटेरियल का, तो वो ऐड नहीं करेंगे। वैसे थोड़ी देर के लिए रखा हुआ है कि आगे प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना है, दैट इट विल बी एडेड। एबनॉर्मल वेस्टेज कभी ऐड नहीं करनी। एबनॉर्मल वेस्टेज कभी ऐड नहीं करनी। इसका मतलब क्या है कि मतलब आपका स्टॉक को आग लग गई है, अब उसका नुकसान तो हुआ है, तो कहीं एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। स्टॉक चोरी हो गया है, नुकसान तो हुआ है, ऐड नहीं करना। एबनॉर्मल, नॉर्मल वेस्टेज ऐड होती है, एबनॉर्मल वेस्टेज ऐड नहीं होती। नॉर्मल वेस्टेज मतलब जो एक्सपेक्टेड वेस्टेज नहीं होती, जैसे हम आप कपड़ा खरीदते हो तो इसको सिलवाते हो तो थोड़ा सा कपड़ा जाया होना ही होना है, दैट इज द नॉर्मल वेस्टेज, जो एक्सपेक्टेड वेस्टेज है। हाँ, अगर कपड़े को आग लग जाए या कपड़ा गलत तरीके से कट जाए, वो एबनॉर्मल है, बिल्कुल जाया हो जाए, तो वो एबनॉर्मल वेस्टेज होती है। जो नॉर्मल है, जो इसने होना ही होना है, एक्सपेक्टेड वेस्टेज इसे बोलते हैं। नॉर्मल एक्सपेंस में जाए, एबनॉर्मल एक्सपेंस होता है, वो ऐसे इन्वेंटरी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। उसके बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, ये कभी ऐड नहीं होंगे, ये हमारे अदर एक्सपेंस होते हैं। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, जर्नल ओवरहेड कभी ऐड नहीं होंगे। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड। एडमिन ऑफिस में जो सैलरी वगैरह देते हैं मैनेजर्स वगैरह को, कमीशन वगैरह दे रहे होते हैं। जनरल ओवरहेड जो ओवरऑल बिजनेस में नहीं, जैसे ये बिल्डिंग का बिजली का बिल आ जाता है, ये जनरल ओवरहेड है। बाहर कोई जो गार्ड खड़ा हुआ है उसका खर्चा आ जाता है, तो ये जनरल ओवरहेड में आ है। अच्छा, मैं अभी रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। नहीं, पैटी एक्सपेंस तो वो ऐसे छोटे मोटे होते हैं ना। अब ये जो ये बिजली का बिल होगा, ये पैटी एक्सपेंस तो नहीं होगा, वो भी पैटी नहीं होता। अच्छा, ये आप देख ले एक दफा। हाँ जी, अदर एक्सपेंस ऐड नहीं होंगे। इधर देखिएगा, ये आपकी बुक से भी मैं दिखा देता हूँ एक दफा। परचेज प्राइस के अंदर कौन कौन चीज शामिल करनी है? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन एडजस्टेबल एक ही बात है, ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन। कोई और डायरेक्टली कॉस्ट आ रही है तो वो भी आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। कौन सी चीजें शामिल नहीं करनी? एक्सक्लूड रिफंडेबल, एडजस्टेबल, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डिस्काउंट एंड। अच्छा, अभी ये चीजें एक दो जगह पर लिखी हुई है, दोनों जगह से मैं पढ़ा देता हूं। यहां पर भी देखें, एबनॉर्मल लॉस एंड वेस्टेज, स्टोरेज कॉस्ट अनलेस नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग कॉस्ट। और यहां पर एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है जो बात हमने की थी ना, स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फर्दर प्रोसेसिंग मे बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का। ऑफिस के खर्चे ओवरहेड खर्चों को कहते हैं। अच्छा, अब ये बता देता हूं, एक मैन्युफैक्चरर होता है ना, उसके तीन खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर और बाकी सारे खर्चों को बोलते हैं ओवरहेड। जो मटेरियल लगा, जो लेबर लगी, बाकी सारे ओवरहेड। अब कुछ ओवरहेड हो गए एडमिन, कुछ हो गए सेलिंग, कुछ हो गए प्रोडक्शन के। तो फिर आगे ओवरहेड की कई टाइप्स हैं। सॉरी, हाँ जी। अच्छा, अब आ जाओ, एक छोटा सा सवाल आपने सिर्फ बताना है कि इसके अंदर कौन सी चीज इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगी। आपने ना बुक से नहीं देखना, क्योंकि बुक के नीचे आंसर लिखा हुआ है, स्क्रीन से देखना है। कहता है साजिद इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल, उसकी जो लिस्ट प्राइस है ना वो है 10,50,000 और उसको डिस्काउंट मिला है 50,000। तो इसका मतलब है ये डिस्काउंट इसमें से माइनस करेंगे या नहीं? माइनस करके लिख दिया 1 मिलियन। कस्टम ड्यूटी का क्या करोगे? ऐड करेंगे या नहीं? साइलेंट है तो ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, मैंने क्या बताया पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना। ड्यूटी जिसके साथ लिखा हो वो टैक्स होगा, और अगर साइलेंट होगा तो वो नॉन रिफंडेबल।
उसके बाद नॉन एडजस्टिंग इनकम टैक्स इग्नोर करेंगे, नॉन एडजस्टिंग है, अनएडजस्टेबल। रिफंडेबल सेल टैक्स, अच्छा नॉन एडजस्टिंग है, माजरत नॉन एडजस्टिंग है, ऐड करेंगे। अच्छा रिफंडेबल सेल टैक्स इग्नोर करेंगे, ये नीचे वाला ना रिफ्लेक्ट कर रहा था। कैरेज, अगर कुछ नहीं बताया तो कैरेज इन ऐड करेंगे। कमीशन पेड टू एजेंट ऑफ क्लियरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, ध्यान से, कमीशन पेड टू एजेंट फॉर क्लियरेंस। और अच्छा क्लियरेंस का मतलब पहले सुन ले, बाकी बाद में जवाब देना। रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है, जब वहां सर इंपोर्ट करते हैं ना तो वहां कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लियर करवाने पड़ते हैं, तो वहां पर हमें तो पता नहीं होता, तो वहां एजेंट कह रहे होते हैं कि यार आओ मैं आपका रॉ मटेरियल क्लियर करवा देता हूं, तो उसको हमने वहां पर खर्चा पैसे दिए कि यार ये मुझे क्लियर करवा के दो। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, आपका एसेट अवेलेबल फॉर सेल के आने से पहले जितने भी खर्चे आएंगे वो उसकी एसेट के अंदर। अब क्या, अब अपना कैलकुलेटर निकालें जरा, 1000 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 225, 180 को इग्नोर, प्लस 80 प्लस 100 कितना 1500। ये हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट है। इनिशियल मेजर करेंगे इसके ऊपर 1565 के ऊपर। ओके की बात। हमने अभी दोबारा वापस चले, बहुत दूर निकल गए हैं, यहां पर आए। इन्वेंट्री क्या था, दोबारा एक दफा वापस आए। अच्छा जो चीज आपके पास ना समझ आ रही हो ना तो फौरन हैंड रेज करके ना वो चीज डिस्कस कर लिया करे, क्योंकि आपने पेपर पास भी करना है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सीखना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम सिर्फ यह है बताना। मैं ये कोशिश, मैं तो ये assumption को जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ लग रही है, नहीं समझ लग रही तो ये आपने बताना है। इन्वेंट्री क्या है, रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री क्या है जी, और उसके मैन्युफैक्चरर के। फिर गुड्स एंड ट्रांजिट के बारे में हमने सीखा कि जिसका रिस्क है रिवार्ड उसकी इन्वेंट्री। फिर हमने देखा मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट लोअर ऑफ कॉस्ट, मतलब उसके बाद छोड़ दो, अभी सिर्फ कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या आता है, कुछ चीजें कॉस्ट में ऐड होती हैं और कुछ चीजें इग्नोर होती हैं। जो ऐड कौन सी होंगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर एक्विजिशन, मतलब खरीदने के लिए डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व है। कुछ चीजें हमने लिख दी, कुछ चीजें हम जज किया करेंगे, और कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं होती, तो ये हमारी, हम कॉस्ट फाइंड करने के काबिल हो गए। और ये सारे का सारा क्या है, रिटेलर का केस। मैन्युफैक्चरर की अभी मैंने बात नहीं की, मैन्युफैक्चरर की भी बात करते हैं, फिर मैं एनआरबी पे लेकर जाता हूं। कौन सी, नहीं ये तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया बस, अभी रॉ मैन्युफैक्चरर का होता है, लेकिन अभी ये खरीदने पे है, अभी तो उसको बनाया ही नहीं। अब सुनिएगा, कॉस्ट नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है वो खर्चे जो उसको खरीदने के लिए या उसको लाने के लिए नहीं है। जैसे सेलिंग एक्सपेंस है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस उसको सेल करने के लिए, खरीदने के लिए, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। एडमिन एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, क्योंकि वो एडमिन एक्सपेंस बाकी खर्चे होते हैं, ना कि उसको खरीदने पे लग रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें होती हैं। मैंने इसी पेज के ऊपर ना काफी बातें बतानी है, ये आपके 2 पेज पढ़ाने लगा हूं। आपको पता है आपका एक एक पेज भी बड़ा काफी लेंथी होता है,
तो ये 2 पेज हम पढ़ रहे हैं अगले। प्रोडक्शन कॉस्ट में होता है मेरे भाई एक क्या लग रहा होता है, रॉ मटेरियल, एक लग रहा होता है लेबर और एक लग रहे होते हैं ओवरहेड। कोई भी चीज जब बनाई जा रही है ना, मटेरियल तो लग ही रहा है, लेबर वो लोग जो डायरेक्टली उसको बना रहे हैं, और ओवरहेड मटेरियल और लेबर के अलावा जो प्रोडक्शन के खर्चे आ रहे हैं। यहां पर लिख ले प्रोडक्शन ओवरहेड, सिर्फ उसको बनाने वाले प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं जो उसको फैक्ट्री के अंदर जो भी ओवरहेड लग रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितने भी खर्चे आएंगे ना, उसे प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं। फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर आ रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं, सेल करने पे आ रहे हैं वो सेलिंग ओवरहेड होते हैं, और जो फैक्ट्री के अंदर खर्चे आ रहे हैं ना, इसका नाम क्या, 3 नाम है, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं इसके। अब आप इसके मजीद 2 हिस्से हम करने लगे हैं। रॉ मटेरियल अलग कर दिया और लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड अलग कर दिया। आप इसको कह सकते हो इन दोनों को कन्वर्जन कॉस्ट। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को लेबर और ओवरहेड मिलके कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है इसमें 2 खर्चे हो रहे हैं, एक लेबर और एक ओवरहेड। लेबर किसे कहेंगे, जो लेबर इन्वॉल्व है। अब इस कन्वर्जन के अंदर जो ओवरहेड लग रहे हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, सॉरी प्रोडक्शन ओवरहेड के आगे 2, और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वो ओवरहेड जो कम यूनिट बनाए ज्यादा यूनिट बनाए, अगर वो प्रोडक्शन की चेंज होने से अगर आपके ओवरहेड भी चेंज हो जाएं तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, या आपने वहां पर भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में भी। और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या उनसे होंगे, अगर एक्टिविटी यानी कैपेसिटी या प्रोडक्शन लेवल चेंज करने से ओवरहेड चेंज ना हो तो फिक्स्ड, चेंज हो जाए तो वेरिएबल। जैसे रेंट है, फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड है, वहां बाहर पे जो गार्ड खड़ा होगा उसकी सैलरी फिक्स है, गार्ड की सैलरी वेरिएबल होती है, फिक्स है। उसके बाद उसके ऊपर जो मशीन की जो एक इलेक्ट्रिसिटी है ना, जिसे पावर कहते हैं, पावर इस्तेमाल हो रही है 2 टाइप की, एक बिल्डिंग की पावर है, एक मशीन की पावर है। जो बिल्डिंग की पावर है वो फिक्स होगी और जो मशीन की पावर है वो वेरिएबल होगी। ज्यादा मशीन इस्तेमाल होगी तो ज्यादा बिल आएगा। तो वेरिएबल ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने से चेंज हो जाए, और अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज ना हो तो वो क्या कहलाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल लिखवाने लगा हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, बाकी तो कुछ भी है वो आपको पता चल जाएगा। ये वो है कि जिसको आप कहीं गलत ना लिख बैठो। आप कहेंगे सर लेबर इधर क्या कर रही है, लेबर तो लेबर में होनी चाहिए, मटेरियल मटेरियल में होना चाहिए। नहीं, डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल के अंदर आएगा, डायरेक्ट लेबर लेबर के अंदर आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर आएगा। दोबारा सुने, मटेरियल मटेरियल में आता है, लेबर लेबर में आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड में आते हैं। अब बोले सर ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या चक्कर है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का क्या चक्कर है। पहले मटेरियल की बात सुन ले। ये पेन मार्कर तो इधर है नहीं, इसकी बात कर लेते हैं। ये जो रिमोट है इसके ऊपर प्लास्टिक बॉडी लगी हुई है, मटेरियल इसके अंदर काफी सारा मटेरियल लगा हुआ है।
दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल। इसकी प्रोडक्शन के ऊपर जितना भी मटेरियल लगा हुआ है ना, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, नजर आ रहा है। अब हुआ ये कि हमारा पास जो लेबर काम कर रही है ना, ये जो प्रोडक्शन कर रही है, उसके बाद ना उन्होंने हाथ भी धोने होते हैं। अब उनके हाथ धोने के लिए ना, क्योंकि ये केमिकल वाला था कि हमने केमिकल मंगवाया या सैनिटाइजर मंगवाया है कि यार इसके बाद ना अपने हाथ धोया करने हैं। अब वो कहते हैं कि हमने उनके लिए हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर मंगवाया हुआ है, वो भी एक मटेरियल ही हुआ। अब सारे वर्कर जितना काम करते हैं, काम करने के बाद सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, क्या वो सैनिटाइजर इसके अंदर नजर आ रहा है? दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? जो इसके अंदर है। और इनडायरेक्ट कोई भी मटेरियल आप मंगवाते हो जो इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? तो जो डायरेक्ट मटेरियल है वो मटेरियल की कॉस्ट मानी जाती है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसको क्या माना जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट लेबर पे, ये आसानी से समझ लग जाएगा। इसको कोई बटन बना रहा है, कोई प्लास्टिक बॉडी बना रहा है, कोई नीचे वायरिंग कर रहा है, ये सारे डायरेक्ट लेबर है। वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट। एक बंदा हमने सफाई के लिए भी रखा हुआ, वो पूरी बिल्डिंग की सफाई कर रहा है, क्या वो इसके अंदर इन्वॉल्व है? लेकिन सफाई करने के लिए जरूरी तो होता है, तो वो इनडायरेक्ट लेबर है। जो बंदे इसको बनाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, कोई बटन बना रहा है, कोई ऊपर नंबरिंग कर रहा है, कोई अंदर वायरिंग कर रहा है, कोई सेल बना रहा है, कोई सेल ऐड कर रहा है, वो सारे डायरेक्ट लेबर है। और जो बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है ना, वो जो भी काम बाकी कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, बट सारा काम तो होता इसी के लिए ही है। हमने देखना है, बिल्कुल वो सारे इनडायरेक्ट है, वो सब इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट क्या है? जो इस यूनिट को बना रहे हैं, इसकी किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है डायरेक्टली, बाकी सारे इनडायरेक्ट। क्या? ताकि ना वो कॉस्ट पर यूनिट हमने देखनी होती है ना, कि इसके ऊपर मटेरियल कितना लगा, लेबर को कितने पैसे दिए, बाकी जनरल ओवरहेड में आ जाएंगे। ठीक है। अब पेपर में आपको डायरेक्ट बता देगा ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट किसका हिस्सा बनेगा? ओवरहेड का और वेरिएबल ओवरहेड का। इनडायरेक्ट लेबर भी, और बाकी वो तमाम खर्चे जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने से चेंज होते हैं वो वेरिएबल है, जो चेंज नहीं होते फिक्स कौन से होते हैं जी? रेंट, तो बिजली का जो फैक्ट्री की बिल्डिंग का बिल आएगा वो। अब जब ये प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करते हैं, ये वेरिएबल ओवरहेड है ना, ये तो जितने यूनिट बनेंगे उतना खर्चा आएगा। लेबर का मैं कहता हूं एक लेबर को मैंने 100 रुपया देना है, एक लेबर को 100 रुपया देना है, मैंने 10 यूनिट बनवाए तो कितने पैसे दूंगा? 1000 रुपए। तो इसका मतलब है, वो कहता है जब कभी आपने अपने लेबर की कॉस्ट फाइंड करनी हो ना, लेबर की कॉस्ट, तो आपने उसको एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ बेस बना के जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपने प्रोडक्शन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में देखना है ना, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, तो किस पे बेस बना लेना? एक्चुअल प्रोडक्शन। आप लेबर क्या है? वेरिएबल, टोटली वेरिएबल है, चाहे इनडायरेक्ट लेबर है चाहे डायरेक्ट लेबर है ये वेरिएबल ही। वेरिएबल प्रोडक्शन तो नाम ही वेरिएबल है। अब बात आ गई फिक्स प्रोडक्शन। यहां पर इसकी बात जरा गौर से सुनिएगा। फिक्स प्रोडक्शन को कैसे एलोकेट करोगे? लेकिन इस साल हमने 5000 यूनिट बनाए, फिक्स खर्चे वही आएंगे। अगले साल 6000 बनाएंगे, फिक्स खर्चे वही आएंगे। 4000 बनेंगे, फिक्स खर्चे वही आएंगे। तो फिर हम पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालें? हर दफा चेंज हो रही है। तो वो कहता है कि आप ऐसा करो कि अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को एलोकेट करना है ना, तो वो एक्चुअल प्रोडक्शन पे ना करो, वो किस पे करो? नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पे, नॉर्मल कैपेसिटी पे। किस पे करो? एक्चुअल पे ना करो, नॉर्मल पे करो। और आज तक जितने भी सवाल आए हैं ना नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर है, लेकिन आपकी बुक के अंदर बस मैंने देखा है कि एक लफ्ज लिखा हुआ है कि अगर एक्चुअल ज्यादा हो जाए तो फिर एक्चुअल पे कर देना।
देखिए ना, लेबर मिसाल के तौर पर आपने कहा मैंने इस दफा ना लेबर को 5 लाख रुपया दिया है, टोटल लेबर को कितना दिया है 5 लाख। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ आपने यूनिट कितने बनवाए हैं, आप उसने कहा जी 50,000 एक्चुअल, तो डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी कि लेबर को मैंने कितने पैसे दिए एक यूनिट के ऊपर। तो मैंने पूरी लेबर को किस पे एलोकेट किया, किस पे डिवाइड किया, एक्चुअल प्रोडक्शन पे। मैंने कहा मेरे पास ना बाकी ओवरहेड आए हैं वेरिएबल 6 लाख और मैंने यूनिट कितने बनाए 50,000, तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। वो कहता है लेबर हो, मटेरियल हो या वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हो, किस बेस के ऊपर एलोकेट हो सकते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर। बट अगर फिक्स्ड आ जाए तो किसके ऊपर करना है, नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर। अब नॉर्मल कैपेसिटी की डेफिनेशन मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि आप इसमें भी एक्चुअल ले सकते हैं इफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीड नॉर्मल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीड, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो यहां से ये एमसीक्यू बना सकता है। वो पता नहीं अभी तक आ नहीं रहा या पेपर में, या कभी किसी ने मुझे कहा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है। वो कहता है फिक्स प्रोडक्शन किस पे एलोकेट होगा, नॉर्मल पे, लेकिन एक्चुअल पे कब होगा, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा हो जाए। पहले तो इसकी डेफिनेशन सुन लेना। मेरे फिक्स प्रोडक्शन फिक्स होते हैं, ये तो पता है ना, फिक्स है तो क्या मतलब है इसका, हर साल मुझे 2 लाख रुपया बिल पड़ता ही पड़ता है, रेंट भी देता हूं, ये सारी सैलरी वगैरह फिक्स है, चाहे जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो। अब वो कहता है अच्छा नॉर्मली कितनी होती है हमारी प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन कितनी होती है, नॉर्मल का क्या मतलब है, हम कितनी कर सकते हैं। वो कहते हैं नॉर्मली ना 10,000 तो हो ही जाती है, कितनी, सॉरी 50,000 40,000 हो ही जाती है। एक्चुअल में 40,000 भी हो सकती है, 45,000 भी हो सकती है, 35,000 भी हो सकती है। देखिए ना, मैंने जैसे आपको छोटी सी बात कर दूं, आपको कॉलेज आने में कितना टाइम लगता है, अब हर दिन का बताओगे या कोई एक टाइम बताओगे, अब हो गया 40 मिनट लग जाते हैं या 40 से 45 मिनट लग जाते हैं, दैट इज द नॉर्मल टाइम। एक्चुअल में जब आप आए 50 मिनट हो गए एक्चुअल टाइम, कभी 30 मिनट में पहुंचे एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल और नॉर्मल में फर्क क्या है, नॉर्मल एवरेज ओवरऑल कितना लगता है, और एक्चुअल वो एक्चुअल में जो, तो वो कहता है कि आपकी लेबर, आपके वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, जब भी आपने पर यूनिट फाइंड करना हो या जब इसकी एलोकेशन करनी हो तो किस पे डिवाइड करके किया करो, एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर। आपने एक्चुअल, जैसे आपके पास एक मशीन है, मैंने कहा यार कितने यूनिट बना लेते हो, कहते तो 50,000 तो बन ही जाते हैं। उस साल एक्चुअल में क्या 100% 50,000 बनेंगे, वो 50 भी बन सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आपने जब भी लेबर की बात करनी है तो लेबर को किस पे एलोकेट करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर। जब भी आपने वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करनी है किसके ऊपर, एक्चुअल। बट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करेंगे तो नॉर्मल कैपेसिटी या नॉर्मल, बट एक्चुअल प्रोडक्शन भी हो सकती है। इफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीड नॉर्मल प्रोडक्शन, ये सिर्फ आपकी बुक में ये लफ्ज लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेन पढ़ाया जाता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ये आप ग्रुप बी के अंदर जाकर पढ़ोगे। मैंने जितने भी सवाल करवाए ना, ओवरहेड का पूरा चैप्टर है, वो हमेशा नॉर्मली लेता है, हमेशा। कभी भी उसने ये नहीं कहा कि एक्चुअल प्रोडक्शन लेना है या कब नॉर्मल लेना है, ऐसा कभी कहीं नहीं लिखा। लेकिन आपके पेपर में अगर आ जाए कि मैंने 6 लाख को ना एलोकेट करना है, नॉर्मल प्रोडक्शन है मेरे पास 50,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन है मेरे पास 40,000, बताओ किस पे डिवाइड करोगे, फिक्स्ड है, फिक्स्ड किस पे करेंगे, नॉर्मल पे। अगर नॉर्मल एक्सीड कर जाए तो नॉर्मल पे, अगर नॉर्मल एक्सीड कर जाए, और अगर एक्चुअल एक्सीड कर जाए तो फिर एक्चुअल पे डिवाइड। अच्छा, आप में से कोई बंदा मुझे बता दे नॉर्मल का लफ्जी मतलब क्या है। नॉर्मल का लफ्जी मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी कहा आपको कितना टाइम लगता है, आपने कितना कहा 40 मिनट सपोज। अब सुनिएगा, चलिए इसकी बात मैं बाद में करता हूं, पहले इसकी वेरिफिकेशन करवा दूं आपको। एनआरवी फिर कल पे ले जाते हैं, आज पे नहीं ले जाते। अब एक दफा इसको मैं, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा पहले मुझे इतना बता दें, बल्कि बताएगा कौन, जिसका नाम बोलेंगे वही बताएगा।
कन्वर्जन में क्या आता है, मटेरियल लेबर ओवरहेड या लेबर और ओवरहेड? कन्वर्जन में लेबर और देखिए, कन्वर्जन में कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सच एज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड इन कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू, फिर उसने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की डेफिनेशन लिखकर एग्जांपल आप देखें, बस डेफिनेशन को छोड़ें। डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई कहेगा सर ये एडमिन इधर भी लिखा हुआ है, ये फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन है। जिस एक्सपेंस के साथ लफ्ज फैक्ट्री आ जाए ना, 3 लफ्ज फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, वो हमेशा प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं। फिर वेरिएबल के अंदर कौन सी एग्जांपल वो लेकर है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर अगर फिक्स होगा तो वो तो फिक्स में चला जाएगा, बट अगर वो वेरिएबल है नहीं, कोई आप सिर्फ उस एक एग्जांपल को ले रहे हो ना, बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो दिहाड़ी पे आते हैं, ठीक है, यूनिट वेजेस पे आ जाते हैं, यूनिट पे भी आ जाते हैं। तो जो तो डायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व है ना, वो हमेशा क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट। और जो इन्वॉल्व इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ना, बाकी जितनी भी लेबर है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, अगर वो फिक्स दे रहे हैं तो वो फिक्स में चला जाएगा, अगर उसको किसी बेस के ऊपर दे रहे हैं तो वेरिएबल में चला जाएगा ओवरहेड। फिर उसने ये एक बात लिखी कि जनाब आपके पास लेवल ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट किस पर बेस होगी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड किस पे, फिक्स प्रोडक्शन और किस पे, लेकिन एक्चुअल पे कब होगी, इफ इट एक्सीड नॉर्मल कैपेसिटी। नीचे उसने फिर जाते जाते नॉर्मल कैपेसिटी की डेफिनेशन लिख दी है। अच्छा, नॉर्मल कैपेसिटी की डेफिनेशन मैंने खुद चाहता हूं कि आप मुझे समझाओ। नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन, नॉर्मल कैपेसिटी मतलब मैंने आपसे पूछा कि आप सालाना एक मशीन से कितनी प्रोडक्शन कर लेते हो, पहले बात सुने, नॉर्मल एक साल में कितनी प्रोडक्शन कर लेते हो, आपने क्या बोला 50,000, क्या एग्जैक्ट 50,000 होगी, नहीं। मैंने कहा अच्छा आप मशीन की सफाई वगैरह नहीं करते, या मशीन आपकी खराब नहीं होती, या कुछ नहीं होता, आपने कहा नहीं, हाँ ये सब कुछ कंसीडर करके बताया है, ये सब कुछ दिमाग में रखकर फिर 50,000 का लफ्ज बोला है कि हाँ कभी कभी खराब भी हो जाती है, हमारा कुछ दिन काम रुक भी जाता है, वो सारी चीजें कंसीडर करके मैंने अपनी एवरेज प्रोडक्शन बताई। तो इसका मतलब है नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, इट इज द एवरेज प्रोडक्शन टेकिंग इन द अकाउंट या टेकिंग इनटू कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, उसकी नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कि जो नॉर्मल रिपेयर वगैरह करवाने पे टाइम लगेगा वो भी निकालने के बाद आप बताओगे। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा आपको कितना टाइम लगता है, आपने कहा 40 मिनट, मैंने कहा इशारे नहीं लगते, रश नहीं होता, तो क्या कहोगे, इसके दौरान सिग्नल लगते हैं, रश होता है, ये सारी चीजें कंसीडर करके बताया है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो आपको पता चलेगा। नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड, लफ्ज देखें, प्रोडक्शन है, एक्सपेक्ट करना है जो आपने ऑन एवरेज ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड या सीजन, पीरियड या सीजन से क्या मुराद है, टाइम, साल में 6 महीने, 1 महीना, 1 सीजन, अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रूटीन, टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लान्ड, मतलब ये चीजें भी कंसीडर करने के बाद जो नॉर्मल हालात के अंदर, जैसे सपोज दैट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस किसे कहते हैं कि आपको अगर 4 सिग्नल लगते हैं तो 1-2 सिग्नल आपको खुला मिल जाता है, 1-2 सिग्नल आपको लग जाती है, एक जगह पर रश आता है, ये सारी चीजें नॉर्मल। सपोज दैट एक दफा रास्ते से मरियम नवाज गुजर रही थी तो ट्रैफिक बंद हो गई, तो क्या ये नॉर्मल हालात थे, नॉर्मल, ये तो अब नॉर्मल हो गए। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से क्या मुराद है कि जो रूटीन में सिग्नल वगैरह और रश होता है उसको कंसीडर होता है बस। तो नॉर्मल कैपेसिटी क्या होगी, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ओवर द नंबर ऑफ पीरियड या सीजन
अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या कंसीडर करना है? प्लान्ड मेंटेनेंस या लॉस ऑफ कैपेसिटी ड्यू टू प्लान्ड मेंटेनेंस। इसको कंसीडर करने के बाद जितना आप सोच रहे हो कि प्रोडक्शन होगी उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल कैपेसिटी। ये बात समझ लगी? अब जो चीजें हमने पढ़ ली हैं आपकी बुक से मैं वेरीफाई करवा देता हूं आपको, जो घर जाकर आपने पढ़नी है और अपने रजिस्टर को या नोट्स बनाने हैं। पेज नंबर 1 आपका कंप्लीट है। ये पेज नंबर 1 से मुराद है कि जो भी ये पेज है 244, ये आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है कि कोई ऐसी सेंटेंस या लफ्ज ऐसा हो ही ना जो आपको समझ ना लगे। इन्वेंट्री आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, उसने सिर्फ मेजरमेंट लिखा है, हमने दो बातें लिखी हैं, इनिशियल मेजरमेंट, सबसीक्वेंट मेजरमेंट। ये उसने सबसीक्वेंट लिखा है, इनिशियल वो बाद में लिख रहा है, मैंने पहले लिखवा दिया आपको। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर क्या शामिल है ये लाजमी पढ़ना है। ये पेज हमारा कंप्लीट है 100%। दूसरा पेज हमारा एग्जांपल नंबर 1 दोबारा एक नजर देख लेना। कन्वर्जन कॉस्ट हमारी हो गई, कौन सी कॉस्ट एक्सक्लूड हो गई वो भी हमने कर ली। ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल कैपेसिटी। ये एग्जांपल नंबर 2 ना एक दफा पढ़ लेना ताकि ये भी एग्जांपल नंबर 2 कर लेना, बल्कि पढ़ना क्या कर लेना। एग्जांपल नंबर 3 भी कर लेना, ये आपको समझ नहीं लगेगी फिर भी कर लेना। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपेसिटी एनआरवी की 2 बजे तक का टाइम था हमारा, मैसेज नहीं किया था। अच्छा टेस्ट अभी देना है। चले हमारा ना नॉर्मल टाइम 2 बजे के रखो। कल से यहां तक आप लोगों ने ना, मेरे पास ना रिवीजन का टाइम नहीं होगा, सिर्फ मैं आपके साथ कमिटमेंट करूंगा, पहले 3 चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा बस। इसके बाद जो आज पढ़े हम बने फाइनल तैयारी शुरू कर दी है आप पेपर की प्रॉपर। और हर एक बात आपको नहीं समझ लगती तो पूछो, कोई भी बात हमने यही बात होती है ना, नहीं समझ लगी तो पूछो, जब तक ना समझ लगते पूछते तो ठीक है। और इसको मेंटली तौर पर ना वैसे भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हटके ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर तो चलो पास या फेल वो तो दूर की बात है, ये चीज वैसे आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो कल का टाइम कुछ इस तरह से है।